नमस्कार साथियों। आज एक नागरिक शास्त्र के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये अस्त्र नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अस्त्र नियंत्रण क्या है। अस्त्र नियंत्रण के लिए, परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई, कौन कौन सी संधि किए गए, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अस्त्र नियंत्रण या परमाणु हथियारों पर नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन बन सकता है कि सीमित परमाणु संधि से आप क्या समझते हैं, या परमाणु अप्रसार संधि से आप क्या समझते हैं, या रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक समझेंगे और समझेंगे कि अस्त्र नियंत्रण क्या है। अस्त्र नियंत्रण जैसे कि शब्द से ही महसूस हो रहा है कि हथियारों पर रोक लगाना। जैसे ऐसा होता है कि अक्सर जैसे गांव में एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, तो वहाँ पे किसी बात को लेकर के, जैसे मान लीजिए लाठी डंडा उठ गया, लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो उसमें बड़े लोग आकर के समझाते हैं, भैया अपने अस्त्र पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए, बातचीत करके आप मध्यम मार्ग का रास्ता निकालिए, उसमें लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। अभी शहर में ही गाज़ियाबाद में पिछले दिनों एक पत्रकार का गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, उसका दुखद निधन हो गया। तो वहाँ पर भी ये चीज़ समझाया जा सकता था कि आप हथियार का प्रयोग ना करें, अपने अस्त्र पर नियंत्रण रखें और बातचीत करके सुलह कर लें और जो भी आपको समस्या है उसको निपटान कर लें। यानी कि अस्त्रों पर, जो आपके मारक हथियार हैं, उस पर नियंत्रण करके किसी बात को शांतिपूर्वक से सुलझा लेना, उसी को अस्त्र नियंत्रण हम बोल सकते हैं। तो शीत युद्ध के समय में भी अस्त्र नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी, ऐसा देखा जाता है। शीत युद्ध का सीधा सीधा मतलब ये है कोल्ड वॉर, यानी कि जैसे 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो था वो दो खेमों में बढ़ गया था, दो गुटों में बढ़ गया था। एक गुट था सोवियत संघ का, एक गुट था संयुक्त राज्य अमेरिका का। सोवियत संघ में बहुत सारे देश मिले हुए थे उनके गुट में, और यूएसए के गुट में भी बहुत सारे देश मिले हुए थे। तो वो दोनों आपस में अस्त्रों का, शस्त्रों का निर्माण करना, अधिक मात्रा में करना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, ये सिलसिला चल रहा था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा युद्ध जिसमें अस्त्रों का प्रयोग किए बिना ही सिर्फ मुंह जुबानी लड़ाई करना, उसको हम शीत युद्ध कह सकते हैं। और ये बहुत लंबे समय तक चला और ये विश्व की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभाव डाला। उसमें बहुत सारी संधियां ऐसी की गई जो कि आगे के समय में, अभी वर्तमान समय में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं और वो चल रही हैं। अस्त्र नियंत्रण या परमाणु हथियारों पर नियंत्रण क्या होता है, इसको देख लेते हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों के पास परमाणु शक्ति थी। तो वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम अपने महत्वाकांक्षा के चक्कर में अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मानव सभ्यता का नाश हो जाए, मानव सभ्यता समाप्त हो जाए। अगर हम अधिक मात्रा में परमाणु शस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो ये पूरी मानव जगत को ही समाप्त कर सकती है। इस डर के मारे, इस भय के मारे उन्होंने शीत युद्ध को शीत यानी कि कोल्ड ही रखा, उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, यानी कि अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। ये जो होता है परमाणु युद्ध से बचना, यानी जो परमाणु युद्ध ना करें, हम परमाणु हथियार का प्रयोग ना करें, जैसा कि 1945 में किया भी गया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जो अमेरिका है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु युद्ध किया था, परमाणु हमला किया था। तो वो तो परमाणु हमला हो गया, लेकिन परमाणु युद्ध से बचने की जो नीति होती है उसको हम नाभिकीय निवारण या परमाणु अवरोधन कह सकते हैं। शीत शस्त्रों के भंडार को सीमित किया गया। जब शीत युद्ध चल रहा था तो उसमें शस्त्र बहुत ज़्यादा उत्पादन ना हो, इसके भंडार को भी सीमित किया गया और इसके लिए अनेक प्रकार की संधियां की गई। वो संधियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में भी ऐसा पूछा जा सकता है। और जब भी अस्त्र नियंत्रण का क्वेश्चन पूछे तो उसमें कौन सी संधियां की गई, इसको एग्जाम्पल के रूप में भी दिया जा सकता है। जैसे एक संधि की गई कि हम अधिक मात्रा में परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करें, तो उसमें सीमित परमाणु संधि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको 5 अगस्त 1963 को लाया गया था, सीमित परमाणु संधि। इसमें ब्रिटेन, सोवियत रूस और अमेरिका, ये 3 देश थे जिन्होंने इस पर साइन किया था 5 अगस्त 1963 को। और 10 अक्टूबर 1963 को ये जो संधि है, सीमित परमाणु संधि, ये लागू भी हो गया। और जब ये लागू हुआ 10 अक्टूबर 1963 को, तब तक इसमें 100 राष्ट्र जो हैं जुड़ चुके थे। 100 नेशन वर ज्वाइंड
या कहें कि 100 नेशंस वर साइंड ऑन सीमित परमाणु संधि। तो सीमित परमाणु संधि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस समय के लिए, क्योंकि उसमें अमेरिका और सोवियत रूस जैसे दो बड़े देश इस पर साइन करके इस बात का सहमति दे चुके थे, ये इस बात की शर्त दे चुके थे कि वो बाह्य अंतरिक्ष और वायुमंडल में किसी प्रकार का विस्फोट नहीं करेंगे। जैसे बाह्य अंतरिक्ष या वायुमंडल में अगर विस्फोट करेंगे तो वो वायु प्रदूषण के माध्यम से मानव जगत के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव डालेगा। इसलिए सीमित परमाणु संधि पर हस्ताक्षर 10 अक्टूबर 1963 को ये लागू हो गया था और हस्ताक्षर 5 अगस्त 1963 को हो गया था। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सीमित परमाणु संधि किसके किसके बीच में होता। तो ब्रिटेन, सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में होता। या सीमित परमाणु संधि कब साइन किया गया और कब लागू हुआ? तो 5 अगस्त 1963 को साइन किया गया, 10 अक्टूबर 1963 को लागू किया गया। ऐसा पूछ सकते हैं कि लागू होने से पहले पहले कितने देश इसमें जुड़ चुके थे? तो 100 देश इसमें जुड़ चुके थे। शर्त पूछी जा सकती है, तो शर्त ये थी इस संधि की कि बाह्य अंतरिक्ष और वायुमंडल में किसी प्रकार का विस्फोट नहीं किया जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला जो संधि किया गया था वो परमाणु अप्रसार संधि थी। अप्रसार मतलब कि फैलाने से रोकना, यानी कि प्रसार ना हो, परमाणु हथियारों का प्रसार ना हो, इस बात की संधि हुई थी। तो ये संधि 1968 में हुई थी। पिछली वाली संधि 1963 में हुई थी और उसी के 5 साल बाद 1968 में परमाणु अप्रसार संधि हुई थी और ये 5 मार्च 1970 को लागू हो गया था। और जब ये लागू हुआ तो 25 वर्षों के लिए संधि की गई थी, 25 वर्ष तक चलेगा। तो 1970 को ये लागू हुआ, 5 मार्च 1970 को लागू हुआ, तो 25 वर्ष यानी कि 1995 में परमाणु अप्रसार संधि पूरी हो गई। तो 1995 को फिर से इस पर साइन किया गया और इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि इसमें 25 साल, 30 साल, कितने साल का होगा ये निश्चित नहीं किया गया। अनिश्चित काल के लिए परमाणु अप्रसार संधि को 1995 के बाद से बढ़ा दिया गया। और ये चीज़ बहुत ही नोटेबल पॉइंट है कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने साइन नहीं किया है। भारत ने क्यों साइन नहीं किया है ये भी थोड़ा समझना जरूरी है। भारत शायद इसलिए साइन नहीं किया होगा कि उसके उत्तर में, चूंकि ये संधि 1968 में हुई है तो 1968 के पहले पहले यानी कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, फिर 1971 में तो हुआ ही था, यानी कि 1968 के पहले पहले भारत ने 2 बड़े युद्ध देख लिए थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए शायद भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि इसकी कुछ शर्तें थी। उस शर्तों के तहत अगर ये साइन कर देता भारत तो शायद वो परमाणु हथियारों का प्रयोग ना कर पाता और पाकिस्तान और चीन परमाणु शक्ति संपन्न देश, जैसे पाकिस्तान तो परमाणु शक्ति संपन्न देश हो ही गया है, चीन पहले से ही था, तो वो हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकते थे। तो हमें अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार का उत्पादन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। इसलिए शायद भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया रहा होगा। तो परमाणु अप्रसार संधि की क्या शर्त थी वो भी समझ लेते हैं। तो इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि भारत ने आखिर इस संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था। तो शर्तें थी, नंबर 1 में देख लेते हैं, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, जो ऐसे राष्ट्र जिनके पास परमाणु शक्ति हैं वो परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को परमाणु शस्त्र प्रदान करने में मदद नहीं करेंगे। यानी कि ऐसे देश जिनके पास परमाणु शक्ति हैं वो परमाणु शक्ति विहीन देशों को किसी प्रकार की परमाणु शक्ति देने जैसी मदद नहीं करेंगे। ये इसलिए कि परमाणु अप्रसार संधि का मतलब यह है कि परमाणु शक्ति का प्रसार ना हो पाए, उसको रोका जाए, जहाँ तक उत्पादन हो चुका है वहीं तक सीमित कर दिया जाए। दूसरा यह था कि परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्र उत्पादन ना करें। पहला तो ये कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र मदद नहीं करेंगे कि कोई ऐसा राष्ट्र जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है उसको उत्पादन में बढ़ा दिया जाए, और दूसरा ये कि परमाणु शस्त्र जो विहीन राष्ट्र हैं वो किसी प्रकार का उत्पादन भी नहीं करेंगे अगर वो इस परमाणु अप्रसार संधि पर साइन कर देते हैं। तो भारत साइन नहीं किया तो वो उत्पादन कर सकता था। और तीसरा ये था असैनिक कार्यों के लिए छूट थी, यानी कि अगर कोई ऐसा राष्ट्र जो परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र है लेकिन वो असैनिक कार्यों के लिए, यानी कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा उससे, असैनिक कार्यों के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं लेबोरेटरी में किसी प्रकार का प्रयोग करने के लिए अगर परमाणु का प्रयोग कर रहा है तो उसके लिए छूट दी गई है। अब ये समझ लेते हैं कि उस समय यानी शीत युद्ध के समय कौन से ऐसे देश थे जो परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। तो उसमें एक अमेरिका हो गया, रूस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस, पांचवा चीन। तो इस पॉइंट से क्वेश्चन किस किस प्रकार का बन सकता है वो एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे परमाणु अप्रसार संधि कब
संधि पर साइन किया गया और कब लागू हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1968 में संधि हुई और 5 मार्च 1970 को लागू हो गया। ऐसा पूछा जा सकता है कि परमाणु अप्रसार संधि कितने वर्षों के लिए चली, तो 25 वर्षों के लिए चली, 1995 में पूरी हो गई। उसके बाद ये पूछ सकता है कि क्या भारत परमाणु अप्रसार संधि पर साइन किया था, तो भारत परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किया था। ये शर्तें इस प्रकार से पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से देश या ऐसे 4-5 देशों के नाम लिखिए जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, तो उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन का नाम लिखा जा सकता है। तीसरे नंबर पर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संधि थी जिसका नाम था रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि, यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये हर एक शब्द का अगर पहला लेटर ले लें तो स्टार्ट इसका हम छोटा वर्ड बना सकते हैं, एक्रोनिम्स टाइप का बना सकते हैं। तो स्टार्ट जो था यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में साइन किया गया था 1991 में। 1991 में जब पहली बार साइन किया गया था तो इसका नाम रखा गया स्टार्ट 1, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट। 1991 में पहली बार साइन किया गया ये, और 1993 में दोबारा साइन किया गया। 1993 में स्टार्ट सेकंड नाम का दूसरा पूरा दस्तावेज बना जिसमें अमेरिका और सोवियत रूस इस पर मिलकर हस्ताक्षर किए। इसका मेन जो शर्त था ये कि परमाणु हथियार के भंडार में कटौती की जाएगी। जो दोनों देश परमाणु हथियार का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, चूँकि शीत युद्ध का मतलब यही था कि सोवियत रूस और अमेरिका इस बात पर प्रतिस्पर्धी बन जाना कि हम कितनी ज़्यादा मात्रा में परमाणु हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं। तो रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि में यह था कि शस्त्रों में कटौती करना, यानी परमाणु हथियार के भंडार में कटौती करना। और एक ये भी फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो 1992 में शीत युद्ध समाप्त हो गया था। सोवियत रूस और अमेरिका दोनों मिल करके एक साथ कह दिए कि अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, अब किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं चलेगी। और 1991-92 के बाद 1991-92 में सोवियत संघ जो है वो उसका विघटन भी हो गया। जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ऐसे बहुत सारे देश जो मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं वो टूट करके अलग हो गए और रूस अलग हो गया। यानी कि जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था अब जा करके वो रूस हो गया है और कुछ 4-5 देश अलग से बन गए हैं जो कि मिडिल ईस्ट के देश कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे शायद कि रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि, ये सब अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये कि परमाणु अप्रसार संधि क्या है, इसकी क्या शर्तें थीं, सीमित परमाणु संधि क्या है, इसकी क्या शर्तें थीं, और अस्त्र नियंत्रण यानी कि परमाणु हथियारों पर नियंत्रण क्या चीज़ होता है और इससे किस प्रकार से मानव जगत को बचाया जा सका, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके पिछले के सारे वीडियो और आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।